गंदी नाली का कीड़ा, गंदा खून, भिखारी की औलाद। जब ये सब बोला जा रहा था तो मुझे लग रहा था हेमा चूज तूने किया, लेकिन सजा इस 12 साल के लड़के को मिल रही है। इसको लगा इसने शादी कर दी तो मेरी जिंदगी पे एहसान कर दिया। क्यों? मैं सड़क पे बैठी थी, भीख मांग रही थी क्या मैं? घर से बाहर निकलते हैं, आपके हस्बैंड कई सारी चीज़ें आपके बारे में बोलते हैं, कई सारे उन्होंने ब्लॉग्स बनाए जिसमें कई सारे आपके ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि व्लॉग्स बनाना उन्होंने बहुत पहले से कर दिया था और नाम भी मेरा ही कॉपी किया उन्होंने, हेमा की कहानी से गौरव की कहानी। ठीक है भैया, अगर तुम सच में इतने क्रिएटिव होते तो तुम शायद कुछ और नाम रखते। बट चूंकि अट्रैक्ट करे हेमा की कहानी और मेरे फोटो दिखा दिखा के उन्होंने व्लॉग्स बनाए हैं, जो कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहली बात केस बनता है कि आप किसी, चाहे वो बेशक आपकी वाइफ क्यों ना, अगर आपके वाइफ का फोटो दिखा रहे हो तो आप पॉजिटिव बोलोगे तो अच्छी बात है, बट अगर आप किसी का फेस दिखा के नेगेटिव चीज़ें बोलते हो तो उस पर केस बनता है। बट चूंकि मैं अकेली सिंगल मदर के हिसाब से 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, तो मेरे पास ना इतना पैसा है और ना इतना टाइम है कि मैं ये सब चीज़ों पे लगूँ, क्योंकि मेरा जो घर चलता है वो सोशल मीडिया से चल रहा है पिछले अप्रैल से। ये जो अप्रैल गई है, इस अप्रैल से मैंने अपना पूरा खाना-पीना सब अपने पैसे से किया है, जो कि मुझे कमाई होती है फ़ेसबुक से और यूट्यूब से। ये मैं पहली बार बता रही हूँ, शायद उसको ये सुन के उसको ये भी लगेगा अच्छा इसको फ़ेसबुक से भी पैसा आने लगा, क्योंकि उनकी जानकारी में तब तक फ़ेसबुक से पैसा नहीं आता था। अब उसको ये हो रहा होगा कि फ़ेसबुक से तो बहुत अच्छा पैसा आता है। अच्छा, इसीलिए ये बिग बॉस में पहुँच गई हैं, क्योंकि अब ये फ़ेसबुक से बहुत सारा पैसा बना रही है। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ कि फ़ेसबुक से भी मुझे मेरे दोनों बच्चों को अच्छे से खाना खिलाने का और मेरा जो है सर्वाइव करने का उतना पैसा आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि उनको ये शायद झटका लगा होगा कि एक गँवार औरत, एक कंगाल औरत, एक साड़ी पहनने वाली औरत, जिसको मैंने अपने जीवन से निकाल दिया, जिसको बोलते थे कि मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकती, मैं तेरा लकी नंबर हूँ, मैं तेरा लकी चार्म्स हूँ, मेरे से पहले तो तेरे को कुत्ता भी नहीं जानता था। आज वो लड़की 6 महीने में ऐसा उसने क्या किया कि वो बिग बॉस के घर में चली गई, ये उनको देख के, और वो भी सलमान खान से मिलना चाहती थी। बोला था कि मैं एक दिन सलमान खान से मिलूँगी, तो ये इसने अकेले 2 बच्चों के साथ बिना मेरे से पैसा माँगे, बिना मेरे से हेल्प माँगे, बिना किसी पीआर के ये बंदी वहाँ पहुँच गई, तो शायद ये चीज़, ये खुशी उनको रात को सोने नहीं दे रही होगी। पर लेकिन हेमा, कई सारी बातें आज मेरी उनके साथ में हुई हैं और उन्होंने एक बात इसके ऊपर भी ज़िक्र किया है कि सलमान खान का भी जो कंट्रोवर्सी आपकी उनके साथ में हुई थी, वो भी प्रॉपर सेटअप थी और फेक कंट्रोवर्सी थी, वैसा कुछ हुआ नहीं था, जो भी था वो सब झूठ था। सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि बिग बॉस में जाने से पहले उन्होंने एक मेरे पीआर करके एक ग्रुप बना हुआ था, जो ऐसे ही हमने बनाया था कि कभी हम अपने आप को प्रमोट करेंगे, हेमलता चैरिटेबल फाउंडेशन को करेंगे, तो उसमें मैं थी, वो थे और एक मनीष करके है जो न्यूज़ नेशन में काम करते हैं। तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि दिस इज़ हेमा, दिस इज़ गौरव सक्सेना, और आज मैं इंडिया टुडे और आज तक को कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और मैं ये बताने वाला हूँ कि ये सलमान खान जी की जो कंट्रोवर्सी है वो फेक है, मैं माफ़ी माँगूँगा, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, वो मैं दिखा भी सकती हूँ अगर आप बोलेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने वो ग्रुप से एग्ज़िट किया तो उन्होंने वो मैसेज डिलीट कर दिया था। वो डिलीट का भी वो दिखेगा आपको। दूसरी बात, मैंने दबंग 3 में क्या काम नहीं किया है? क्या 2019 में ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई थी? तो जब ये बात 2019 की है तो मैंने दबंग 3 में काम भी किया है और 2019 में मैं उनसे मिलने भी गई थी। अब सवाल आता है कि जब 2019 की बात है तो 2022 या 23 में क्यों उखाड़ी जाती है? बस इस बीच में मेरा पहला डिवोर्स हुआ, दूसरी शादी हुई, एक बच्चा था, फिर दूसरा बच्चा आया, उसके बाद मैं बनती हूँ वायरल भाभी। तो मेरा जो इंटरव्यू था, मैं वायरल भाभी के लिए गई थी। वायरल भाभी का इंटरव्यू देते-देते वहाँ पे उन्होंने बोला, "हेमा जी, ये तो ठीक है आप वायरल भाभी बनी, बट इसके अलावा भी और ऐसी कोई बात जिसमें आपको लगा हो कि आप आउटसाइडर होने के बावजूद आपको इंसल्ट किया गया हो?" तो मुझे याद आया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही बार बेइज़्ज़ती हुई है जी। और मैं फिर से बोलती हूँ, मैं सलमान जी से मिलना चाहती थी, इसी चक्कर में मैंने दबंग 3 की थी। वहाँ पे मेरी बेइज़्ज़ती हुई थी, फिर से बोल रही हूँ, 25 लोगों के बीच में हुई थी, और जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मुझे लोगों ने बहुत डराया था कि तेरा करियर ख़त्म। उन लोगों का भी फ़ोन आया था जिस दिन वो वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने बोला, "हेमा, वी एक्सेप्ट कि ये बात तेरे साथ हुई थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी भाईजान के साथ है, तो ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए।" बट मैंने फिर भी बोला कि ये बात मेरे साथ हुई है
और मैं ये एक बार क्या 10 बार बोलूँगी। फिर जो मेरे से बड़े हैं फ़िल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझे बोला, "ठीक है हेमा, ये जो हो गया सो हो गया, बट आई थिंक अब तू एक काम कर, तू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख और उसमें ये बात क्लियर कर कि भैया मेरा टारगेट सलमान जी नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ़ ये था, मेरा टारगेट भी क्या था, मेरी सिर्फ़ बात रखनी थी कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं सलमान जी से मिलना चाहती थी। मैंने दबंग 3 की है, मुझे एक सेल्फ़ी चाहिए थी, मैं भी दिखाना चाहती थी कि हाँ, सलमान जी के साथ मैंने काम किया है। तो जब आप बताइए, आज आप करके आए हैं, तो आपको भी तो किसी पीआर ने बुलाया ना। आप तो खुद से नहीं गए हैं उनके साथ साथ कि गौरव सक्सेना, अभी आप बहुत फ़ेमस हो गए हैं, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो कोई जब बात हमको बतानी होती है या किसी रायता अगर फैल गया है तो समेटना होता है। तो 3 दिन बाद लिटरली मुझे ये फ़ील हुआ कि यस हेमा, आई थिंक अब इसको बात को तुमको क्लैरिफ़ाई करना चाहिए। और वो पेड प्रमोशन, पेड पीआर थी और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडस्ट्री में कौन पेड पीआर नहीं करता है। बड़े-बड़े लोग करते हैं, तो अगर मैंने किया है तो कौन सी फेक कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी जो पहले हुई थी 20 जुलाई को, 19 जुलाई को ये मैंने वीडियो अपलोड किया था। 20 जुलाई को तहलका मच गया था 2023, तो वो रियल था। ठीक है? जो सेकंड हुआ 3 से 24 जुलाई को जो किया वो पेड था कि ठीक है भैया, ये जो बात हुई है इसको मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहती हूँ कि मैंने, क्योंकि जो 3 दिन में जो तहलका मचा था वो ये मचा था कि हेमा ने सीधा टारगेट किया है सलमान जी को। तो वो पेड पीआर में मैं ये क्लैरिफ़ाई करना चाहती थी कि सलमान जी नहीं, मैंने अपनी बात रखी थी और आगे से कभी ऐसा ना हो। प्लीज़ सलमान जी देखिए। और लोगों ने जो मुझे बोला है कि तेरा करियर खत्म, मैंने बोला था नहीं, मेरा करियर सलमान जी ही बनाएँगे। और जो ये बात साबित हो गई, वो कंट्रोवर्सी के बाद सीधे मैंने बिग बॉस जॉइन किया, जो सलमान जी होस्ट करते हैं। तो जो मैंने बोला वो हुआ। बट लेकिन हेमा, क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी ये सारी बातें उनको अब कहने की उनकी जो ज़रूरत पड़ी? मैंने कहाँ से रिश्ते खराब होने शुरू हुए आप दोनों के? देखो, रिश्ता 31 मार्च की उन्होंने बात की है। मैं अलीगढ़ में ऑलरेडी 1 साल रह के आई हूँ, 7 महीने। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं वहाँ पे रह के आई हूँ, डिलीवरी मेरी वहाँ पे हुई है और मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत मारा गया है। कौन-सी डेट को मारा गया है, मैंने डायरी में लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि कल को ये हेमा की कहानी जो यूट्यूब है, कल को टेली मसाला पे मैं बताऊँगी। बट मुझे ये पता था कि हेमा, तेरी लाइफ़ इतनी नॉर्मल नहीं है। कहाँ तेरे मुँह पे शराब फेंकी गई है, कहाँ तेरे मुँह पे थूका गया है, शहर, डेट सब लिखा हुआ है। कल शायद आपको पता चल जाएगा। और मैंने लिखा था, मुझे नहीं पता था कि ये क्यों लिखा था। तो अलीगढ़ में मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। मुझे और मेरे बड़े बेटे को दोनों को हमें धक्के मार-मार के निकालने की बात हुई है। सबके सामने निकालने की बात हुई है। मेरे बड़े बेटे को बहुत टॉर्चर किया गया है और मुझे इतना, हम दोनों को इतना टॉर्चर किया गया कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। महीना चाहिए, सितंबर का महीना था, 2022 की बात है। और मैंने फिर खुद गूगल से डॉक्टर का पता निकाला। मैं डॉक्टर के पास गई कि मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की, तो कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की, जब मेरे आँखों के सामने मेरे बेटे को गंदी नाली का कीड़ा, गंदा खून, भिखारी की औलाद, जब ये सब बोला जा रहा था तो मुझे लग रहा था हेमा, चूज़ तूने किया लेकिन सज़ा इस 12 साल के लड़के को मिल रही है। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला, "हेमा, कुछ नहीं है, आई थिंक आप इस फैसले से खुश नहीं हो।" डॉक्टर के पास रोई, जो जैसे मैं शायद अब रो रही हूँ। रोई तो मुझे लगा शायद मुझे रोने की ज़रूरत थी। उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं खाई। उसके बाद कुछ 1 महीने बाद, अगले महीने बाद हम गोवा गए, तो गोवा में जाके बोलते हैं, "हेमा, तुमको अपने खर्चे के लिए पैसे कमाने चाहिए। गलत काम करके नहीं, ऐसे मेहनत से कमाने चाहिए।" तो मैंने सोचा, यार इस आदमी का इशारा क्या है? ये मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहा है क्या? मैं ऐसा कौन-सा सुबह-शाम जो ब्रांडेड कपड़े या ऐसे कौन-सी मेरी लग्ज़री लाइफ़ है? तो मैंने तब वो बात दिमाग में रख के मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वो मैंने अलीगढ़ में शुरू किया था और मैंने इनको बोला कि यूट्यूब पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ें चलती हैं, अंदर कुछ नहीं होगा लेकिन शायद थंबनेल ऐसे लगेंगे, तो प्लीज़ तुम इसको बुरा मत मानना। तो इन्होंने मुझे अलीगढ़ में बहुत टॉर्चर दिया। इनके रिश्तेदारों के सामने मारा, मेरी जो ससुराल है वहाँ पे मारा और उन लोगों ने एक बार भी नहीं बोला कि जय, तूने जब शादी की है तो तुम मारता क्यों है? मारने का अधिकार किसने दिया है? इसको लगा इसने शादी कर दी तो मेरी ज़िंदगी पे एहसान कर दिया। क्यों? मैं सड़क पे बैठी थी, भीख माँग रही थी क्या मैं? बोला शादी की है मैंने, तेरे से एहसान मान, घंटा एहसान मानूं? साले मैंने तेरे से एहसान किए, तेरे पर एहसान किया। तेरे तो पहली शादी से बच्चा भी नहीं हो रहा था, बच्चा भी मुझसे हुआ। तेरी बीवी क्यों छोड़ के गई थी तुझे? 2015 में गई थी ना, 2019 में क्यों तेरा वन साइडेड डिवोर्स हुआ? बता। तेरी बीवी का नाम बताऊं मैं? इस बात का जवाब है तो आ जाना सामने। अब मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ विद प्रूफ। क्या लगता है, क्यों मारा था उन्होंने? क्यों आपको ज़लील किया पूरे परिवार के सामने? क्योंकि उनको लग रहा था कि मैंने गवार से शादी कर ली। उनको चाहिए थी सेलिब्रिटी, उनको लगा ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। पहली बात तो उन्होंने कंडीशन रखी थी, मैं शादी जब करूँगा जब तू काम छोड़ेगी।
उनसे मिलने के बाद मेरा एक प्रोजेक्ट था, जो अफ़ज़ल करके डायरेक्टर हैं, शिक्षा मंडल करके एक सीरीज़ आई थी। 4 नवंबर को मेरी शूटिंग थी, देखिए मुझे डेट कैसे याद रहती है। 2021 की बात है, 4 नवंबर की बात है और दिवाली के बाद की बात है। तो उन्होंने बोला, मैं युगांडा से उनको मिल के आई थी कि तुम आगे काम नहीं करोगे, अभी मेरे सामने उसको बोलो कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। 2 दिन पहले मैंने मैसेज दिया डायरेक्टर को और मैंने उनसे माफ़ी माँगी, सॉरी मैं फ्यूचर में डिसीज़न ले रही हूँ, मैं आगे काम नहीं करूँगी। पहले तुमने काम छुड़वा दिया और काम छुड़वाने के बाद जब तुमको शादी हुई, उसके बाद तुमको लगा कि यार मैंने किस गँवार से शादी कर ली। पहले तुमको मैं सेलिब्रिटी लग रही थी, पहले बोलते थे देखो मेरी वाइफ़ ने वन डे में काम किया, देखो दबंग तेरी इससे शुरू होती है। लेकिन जब काम छोड़ने के बाद जब मैं पूरी तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो गई, तो तुमने मेरे को ये बोलना शुरू कर दिया, तू है कौन? तुझे जानता कौन है? अगर तुमने मेरे लिए वीडियो बनाई है, तो मैंने तेरे थप्पड़ भी तो खाए हैं। तेरी गालियाँ भी तो सुनी हैं, ज़लील भी तो हुई हूँ और ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो दुःख होता है, एक माँ से जो दूर हो जाता है बेटा, वो भी तो मैंने झेला है। उससे पहले मैंने कभी ऐसे नहीं झेला था, 3 महीना मैं अपने बड़े बेटे से दूर रही हूँ, जिसमें तूने बोला है यश इज़ नॉट अलाउड इन मुंबई हाउस। गंदी नाली का कीड़ा है वो। उनको शादी से पहले नहीं पता था कि आप शादीशुदा हैं और आपका एक बच्चा भी है? पता था, क्यों नहीं पता था? फिर क्यों नहीं यश से अचानक से देखो प्रॉब्लम क्या हुई? होता है ना, एक दिन इंसान बड़ा दिल दिखाता है, लेकिन जब बात ज़िंदगी की आती है ना, तो फट के सामने आ जाती है। और मैंने दूसरा बच्चा, उन्होंने तो सीधा बोला था हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं दूसरा बच्चा करूँगी, तुम्हारे हक का दूँगी, क्योंकि हो सकता है कि कल को तुमको लगे मेरा बच्चा तो हुआ नहीं, तो मैं इसकी केयर क्यों करूँ? मैंने दूसरा बच्चा करने का डिसीज़न मेरा था कि जिससे इनको वंश चले, जो मुझे पता चला था उनकी पहली शादी में बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है? तो वो हुआ, तो मैंने बोला नहीं भाई, इसको मैं पूरा हक दूँगी, ये एक अच्छे इंसान होने की पहचान है, अगर मैं सेल्फिश होती तो मैं अपने बच्चे का सोचती, नहीं इसको बच्चा होगा तो ये मेरे बड़े बेटे का और ज़्यादा ख्याल रखेगा, लेकिन वहाँ चीज़ें उल्टी हो गई। मैं जब प्रेग्नेंट थी, जब मैं ऑपरेशन कराने के लिए जा रही थी, तो इसने मेरे बड़े बेटे को ऑपरेशन में आने के लिए मना कर दिया था, डिलीवरी के लिए, कि मैं नहीं चाहता हूँ इस मनहूस का साया मेरे बेटे पे पड़े। मेरे पास मेरा बच्चा था अकेला, बाकी तो तुम सब सब बाहर के लोग थे ना, लेकिन मेरा बड़ा बेटा मेरा खुद का अपना था, जिसको मैंने जना था, उसको आने के लिए मना कर दिया था कि मैं नहीं चाहता हूँ ये मनहूस का चेहरा मेरे छोटे बेटे, तेरे जैसा नहीं बनना चाहिए ये, तेरे जैसा नहीं बनना चाहिए, तू तो मनहूस है। सोचो मेरे दिल पे क्या बीती होगी। फिर भी जाके मैंने पेट कटाया, बच्चा पैदा हो गया, मैं पड़ी रही 1 घंटा, कोई देखने के लिए नहीं आया, ये भी नहीं आया देखने के लिए, मैं ठंड से मर रही थी, कोई नहीं आया, सिर्फ बच्चे को लेके बैठ गए थे। अरे कितनी तकलीफ मैंने झेली है, पूरा प्रेग्नेंट 9 महीना मुझे मैंने गाली खाई है, 9 महीना बोला है मुझे निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। पूरे 9 महीने में रोई हूँ। जब इसका दिल किया है तो इसने प्यार दिया है, जब इसका दिल किया है तो तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है, तू निकल जा रहा। तू मेरे को बोलता है कि मुझे लोगों ने बोला था, काश मुझे भी बोल देते, ध्रुवी ने क्या बोला था तेरे बारे में याद है? बोल दूंगी ना तो तेरा कचरा हो जाएगा। मैंने उसकी बात समझी नहीं थी कि वो क्या बोली थी तेरे बर्थडे वाले दिन 8 अक्टूबर। ध्रुवी कौन है ये? अगर ध्रुवी के बारे टीवी में बताना चाहें एक्ट्रेस तो? है, टीवी एक्ट्रेस है, फोटो भी है मेरे साथ उनका 8 अक्टूबर का। तो ये बताओ, आपका सवाल क्या था? मैं अपने जर्नी में चली गई, सॉरी। जी। टीवी एक्ट्रेस है, काफ़ी उन्होंने क्राइम पेट्रोल वगैरह सब किए हैं और बहुत इनकी पुरानी दोस्त है, उनको बहुत सपोर्ट भी किया इन्होंने। एंड आई थिंक अगर मेरी से शादी नहीं होती तो ध्रुवी की होती। ध्रुवी को ये जेलिसी थी कि ये गँवार, ये साड़ी वाली लड़की से शादी कर रहा है। सी आई एम नॉट अ पार्टी गर्ल, ओके, मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, मैं नेचुरल रहती हूँ। तो ये नेचुरल होके भी ये इतनी कैसे फेमस है, ये समझ नहीं आ रहा, ये बात सबके डाइजेस्ट नहीं कर रही थी। इनको क्या लगता है कि वो लड़की इसके साथ डिज़र्व करती है, जो छोटे कपड़े पहने और कॉर्पोरेट उसमें हो, या फिर उसकी इंग्लिश अच्छी हो, या जिसको वाइन या जिसको शराब के बारे में नॉलेज ज़्यादा अच्छी हो, शराब, क्योंकि मुझे शराब के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो इसको लगता था 100 घंटा नॉलेज है। तो ये चीज़ है। वो एक चीज़ और कहीं ना कहीं बुरा लगता है आपको कि खुद का पति अपनी बीवी पर एक कैरेक्टर को लेकर उस पर सवाल उठाए। कई सारी बातें कही उन्होंने आपके कैरेक्टर को लेकर के, आप रात रात भर गायब रहती थी घर से, घर पे नहीं आया करती थी। हाँ, नहीं आपने आई थिंक कि मैं बच्चे को छोड़ने के लिए आया था और वो घर पे नहीं थी, जी। मैं पुलिस स्टेशन में थी। कि मेरे बच्चा, क्योंकि उसने मुझे उस दिन 18 अप्रैल की बात है, 18 मई की बात है, मेरे साथ हुआ ना, मुझे याद है ना भाई। 13 मई को वो घर में घुसा, उसके बाद वो गया, 15, 16, 17, 18,
अट्रैक्ट, मेरे को उसका सुबह मैसेज आता है कि तुम घर पे हो क्योंकि मुझे बच्चे को छोड़ना है। तो मैंने तुरंत रिप्लाई दिया कि यस। उसके बाद 11:30 बज गए। 4 दिन से मेरा बच्चा दूध पीता हो, वो मेरे से दूर हो, कैसे मेरे दिल पे बीत रही होगी। 11:30 बजे मैं बाहर घूम रही थी, पुलिस स्टेशन से आई थी और मुझे पूरा पता था कि कुछ ना कुछ कांड होगा। उस दिन जो लोग आए थे उनका मैंने फ़ोटो भी क्लिक किया था। और ये आदमी इतना गंदा आदमी है, 2 साल के बच्चे को, जो क्लब में बाउंसर होते हैं, उसका एक, उनमें से एक नाम जीतू है। वो जीतू को मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो जीतू ने घर पे एक लड़की रखवाई, काम के लिए लगवाई थी, तो इसलिए मैं जानती हूँ। तो वो बाउंसर को जब मैंने देखा, मैंने बोला जीतू तुम? तो मैं ऐसे घूम रही थी और मेरे को, और ये गाड़ी रुकी मेरी बिल्डिंग के सामने, मैं थोड़ा सा अपनी बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर थी। तो देखा ये तो गाड़ी है, तो उसमें छोटे वाला मेरा बेटा था और बाइक पे ये बाउंसर थे। तो इसने बच्चे को बाउंसर को दिया और खुद निकल लिया। तो मैंने कुछ नहीं बोला। वो बच्चे को छोड़ के जैसे बाउंसर नीचे आए, मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने बोला तेरे को पता है ये क्राइम है, तुझे पता है क्या चल रहा? बोला नहीं मैडम। मैंने कहा तुम्हारे सर बच्चे को लेके गए थे। बोला अच्छा मैडम मुझे नहीं पता। मैंने कहा अगर मैं अंदर मरी हुई होती तो ये इल्ज़ाम किसके ऊपर जाता? तेरे ऊपर जाता। तो बोला सॉरी मैडम मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अगर मैं पुलिस स्टेशन में ये बात करूँगी चलेगा, तू आएगा? तो बोला मैं आऊँगा। उसके बाद वो बाउंसर ने बोला होगा कि मैडम घर पे नहीं है। तो मैंने उससे बोला वाह, अच्छा लगा जान के तुम घर पे नहीं हो। मैंने कहा मैं पुलिस स्टेशन में थी। उसके बाद इसने टाइम लिया जीतू से बात करने के लिए। मैंने कहा टेंशन लो ना, मैंने जीतू का भी सब फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिया है। जीतू का नाम बोल रही हो, बुलेट पे वो आए थे, 2 लोग थे, तभी तो बोल सकता है जब आदमी सामने हो, है ना? 11:30 बजे का टाइम था, तभी तो बोल सकता है ना। फिर इससे मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। इसकी अगले उसी आधे घंटे बाद फ़्लाइट थी। तो अगर इतना सगा बाप था तो तू बाउंसर के हाथ अपने बच्चे को पुचवाएगा? हो सकता है तेरे बच्चे को रास्ते में वो गायब कर दे और तेरे से फिर फिरौती मांगे। कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। किसी का कैरेक्टर का पता है क्या? जब पता है तेरे पास पैसा है, तू क्यों नहीं घर पे आया? जब तू घर से बच्चे को लेके गया तो तू घर पे छोड़ने क्यों नहीं आया? ऐसी क्या चोरी की थी? तो मैंने कहा मैं अब सीधा पुलिस में बात करूँगी। बोला हाँ ठीक है कर लेना। उसके बाद इसका मैसेज आता है, गुड बाय हेमलता। ये हेमलता मुझे कभी नहीं बोलता क्योंकि हेमलता इज़ माई रियल नेम, जो मेरे पापा ने दिया हुआ है। जब इसने हेमलता बोला, मैं 100% श्योर हो गई कि ये कांड करके गया है, मतलब गोल्ड। गोल्ड के बारे में इसमें इसने कभी बात नहीं की। अगर मुझे गोल्ड से इतना प्यार होता, मैं लालची औरत होती, तो क्या ये 6 महीने में उसको मैं अप्रोच नहीं करती? मैं एडवोकेट के थ्रू नहीं जाती? मैं इसके ऊपर केस नहीं करती? लेकिन मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो जो मेरी ज़िंदगी का समय है मैं इसके ऊपर वेस्ट करूं, और जो मेरे पास पैसे हैं खाने के, मैं इसके ऊपर वेस्ट करूं, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाओगे तो पैसे लगते हैं। या वो पैसे से आप अपने बच्चों को खिलाओ और आगे पैसे कैसे आएंगे अगले महीने, उस पे काम करो, जो मैंने किया। वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं मेरे पास में 2.5 करोड़ रुपए नहीं है, सिर्फ़ मेरे पास में 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए ले लो और मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। उसके ऊपर क्या कहना है आपका? इससे ये पता चलता है कि जो आदमी अपनी बीवी की साड़ियों को गनाए, जो आदमी अपने बच्चे का सौदा करे, वो कितना गिरा हुआ होगा। क्या मैंने तेरे को कभी बोला कि बच्चा तुझे अगर चाहिए तो तू मुझे करोड़ रुपया दे, 2.5 करोड़ रुपया दे? कभी मैंने बोला अगर है तो मुझे बता दे? तू खुद सौदा कर रहा है अपने बच्चे का, और जो एक बाप अपने बच्चे का सौदा कर दे, वो फिर बाप कैसा है? दूसरी बात यह है, कोई भी माँ के सामने उसके बच्चे की कोई कीमत नहीं है। अगर ये बात कहीं साबित हो जाए कि मुझे तू 2.5 करोड़ रुपया दे और मेरा ये अपना बच्चा ले ले, तो फिर मेरे को अपने ऊपर, माँ होने के ऊपर डाउट हो जाएगा। क्या अब आपको अगर मौका मिला उनके साथ में मैटर सॉल्व करने का, तो आप कभी करेंगी, उन्हें माफ़ करेंगी? जिस आदमी ने अपनी वाइफ, पत्नी की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी हो, पहली बात तो वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। और जो इंसान अच्छा नहीं हो सकता वो कभी ना अच्छा हस्बैंड हो सकता है। और अगर मेरे ऊपर तुम बात करोगे तो मैं बता देती हूँ फिर से कि तुम भी पहले से डाइवोर्स ही थे। और डाइवोर्स अगर होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है।
ठीक है? तो ये बिल्कुल बताना मत भूलना कि आपकी पहली, क्योंकि आपके रिश्तेदारों से बहुत सारी बातें मेरे पास आई हैं कि आप उनके साथ कैसा बिहेव किया करते थे, दारू पीकर, और उन्होंने क्यों पुलिस बुलाई और आप अफ्रीका भाग गए और फिर उसके बाद आपने कभी उस औरत को पलट कर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? आपका जब दिल करेगा तो आप उसकी तारीफ़ करोगे। अगर वो सच में इतनी अच्छी थी, तो आपने 2015 से लेके 2019 तक उस औरत की तरफ क्यों पलट के नहीं देखा? आखिर में उस औरत को वन साइडेड डाइवोर्स लेना पड़ा और आगे जाना पड़ा। मतलब दूसरी शादी करनी पड़ी, जो मुझे पता चला कि उनके दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। मेरा एक बार दिल भी किया मैं उनसे मिलूँ कि क्या कारण थे। ये कहना चाहूँगी कि इस आदमी ने 2.5 साल में मेरे साथ वो बातें की हैं, वो हरकतें की हैं जो शायद इस आदमी को मेरे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे पहले पति का भी ताना दिया है कि वो तुझे मारता था, तो उसी के लायक है, तुम दोनों को घर से बाहर निकालता था, तो उसी के लायक है। तो भैया, अगर वो अच्छा इंसान होता, तो फिर मैं उसको छोड़ती ही क्यों? तो मेरी ही कही हुई बातें मेरे मुँह पे मार रहा है। तो ये बात बता के क्या साबित कर रहा है? ये बातें मैंने ही तो बताई हैं। तो सही बात तो है, अगर वो अच्छा इंसान होता तो मैं उसको छोड़ती क्यों? अच्छा इंसान नहीं था तभी तो छोड़ा ना, कि घर से बाहर निकालता था। ये बता, अलीगढ़ में कितनी बार निकाला तूने मेरे को, मेरे बेटे को? अफ्रीका में कितनी बार निकाला? ये मुंबई में कि घर का किराया मैं दे रहा हूँ, निकलो तुम दोनों। और ये छोटा घर जो मैंने अब लिया, 71,000 का किराया था, बोलता था तू तो घर का किराया भी नहीं निकाल पा रही है। मैं थोड़ी ना काम करना चाहती थी, अगर मैं काम करती तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? बोला ना मेरे पैसे के लिए शादी की है, तो भैया सुन, मैंने तो इसलिए की थी कि तू मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाएगा, लिखाएगा। और मैं ये गलती मानती हूँ कि ये कॉन्फिडेंस मेरा कहाँ चला गया कि भैया मैं भी तो पढ़ा सकती हूँ, जो अब मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैंने तो अपने अकेले बेटे के लिए तेरे से शादी की थी, लेकिन आज का वक्त ये है कि मैं दोनों बेटे की जिम्मेदारी खुद निभा रही हूँ। ना पहले वाले से कुछ मांग रही हूँ, ना तेरे से कुछ मांग रही हूँ। और मैंने मांगा ही क्या तेरे से? तूने मेरे बारे में बोलना शुरू किया, मैंने तो बोला मेरे पास वही समय था, वही पैसे थे, या तो मैं तेरे ऊपर खर्च करती या अपने ऊपर खर्च करती। तो मैंने चूज़ किया अपने ऊपर खर्च करना, जिसका रिजल्ट निकल के आया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अब वो बिग बॉस में एंट्री करना चाह रहे हैं या ये कंट्रोवर्सी करेंगे जिससे उनको बिग बॉस में एंट्री मिलेगी? तो शायद इस वजह से अब वो ज़्यादा मीडिया में आ रहे हैं और अपनी नहीं, बात कह उनकी रहे हैं। उनकी हमेशा हमेशा से बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं सेलिब्रिटी का पति बनूँ। ओके। उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है, जब तक उनके जो दलजीत कौर जो है, जो उनके हस्बैंड निक, वो सेम कंपनी में काम करते हैं। जब तक दलजीत कौर हमारी लाइफ में एंट्री नहीं हुई थी, तब तक शायद मैं फिर भी उनके लिए बेटर थी। बट जैसे ही दलजीत कौर की एंट्री होती है, तो उन्होंने दलजीत कौर के नाम पे मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो देख कितनी अच्छी है, वो देख कितने अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी ड्रेसेस पहनती है, इंग्लिश बोलती है, और वो अपने पति का नाम भी सामने लगाती है, वो देख कितने अच्छे से सिंदूर भरती है। अरे भैया, तूने तो मेरा सिंदूर कितनी बार मिटा दिया ऐसे करके। तूने मेरे मंगलसूत्र कितनी बार खींचा है। मंगलसूत्र लोग बोलते होंगे हेमा जी आप कुछ पहनती नहीं है, सब तो तेरे पास है। तूने तो रिश्तेदारों के बीच में मेरा सिंदूर हटाया हुआ। तुझे पता है क्या है सिंदूर की वैल्यू, जो तू दूसरे के सिंदूर की बात कर रहा है? तब मैंने बोला हो सकता है वो खुश होगी, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अब जाके पता चला कि भैया वो भी खुश नहीं है, उसके साथ भी कांड हो गया। उसकी शादी में 18 मार्च को मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे पता नहीं था, हल्दी में जाके डांस कर रहा था। और जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो बोला मैं तो जाऊंगा। तो 18 मार्च को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो आदमी अपनी बीवी को छोड़ के आईसीयू में किसी दूसरे की शादी में जा सकता है, वो क्या होगा? जो आदमी 40 30 35 जो भी गोल्ड है उस पे उसकी नज़र हो, वो आदमी, तुम तो मेरे कभी थे ही नहीं। तुमको दूसरे वालों ने नहीं बोला, तुमको ये खुद महसूस हो गया था कि तेरी कमाई हुई पूंजी जो है उसका तुझे इसको खाना खिलाना पड़ रहा है। जब तुमको लगा अब ये यूट्यूब पे आ गई है तो अब ये कम से कम 10 लाख रुपए महीने के कमाए, बोला मुझे कि तू कमा, तू जैसे अच्छे पैसे कमाएगी मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तेरे को पराठे बना के खिलाऊंगा। अब मैं आगे काम नहीं करना चाहता, अब तू पैसे कमा और मैं घर में आराम करूंगा, पराठे बना के दूंगा। उनका ये हो गया था कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी वाइफ कितनी फेमस है। जब तक मैं नहीं खरी उतरी तो वो मुझे हमेशा किस गरीब गवाह से शादी कर ली जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्योंकि वहाँ जहाँ काम करते हैं अफ्रीका में वो इंग्लिश बोलते हैं। मतलब आपको हर जगह पे ज़लील किया गया। जलील किया गया। अफ्रीका में जब मैं थी तो मुझे कितनी बार बोला मुंबई चली जा, मुंबई चली जा। मुंबई भी तो तुम चाहते थे ना, निकल जा मेरी ज़िंदगी से, मैं महीने के पैसे भेजता रहूँगा। मैंने तेरा ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि मैं तेरे खर्चे उठाऊँगा या तेरे नखरे उठाऊँगा। अब तू मेरा पीछा छोड़। मेरे और बच्चे को तुमने क्या-क्या नहीं किया। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता है जब पहली बार थप्पड़ खाई थी ना,
जब 20 नवंबर शादी भी नहीं हुई थी, गिफ्ट दे के मुझे ताना मारा था। जब मुझे पहले 20 दिसंबर को ये बोल दिया गया था कि हेमा तू चूज़ कर ले, मैं या तेरा बेटा। तो मैंने बोला था भैया दरवाज़ा इधर है, तुम चले जाओ शादी से पहले। मैंने निकाल दिया था कि ये तो आदमी पागल है। तो मेरे 20 दिसंबर को उन्होंने 3 लाख का नेकलेस दिया था गिफ्ट में। तो जब निकलने की बात आई थी तो ये आदमी ने बोला था मैं जा रहा हूँ लेकिन वो 3 लाख का नेकलेस दे दो मुझे, जो मैंने दिया है। तब मुझे एहसास हुआ कि भैया ये आदमी तो कुछ और ही है, मैंने घर का रास्ता दिखा दिया था इसको। फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आ गया वापस घूम फिर के। आप जो मुझसे पूछोगे मेरी मुँह ज़बानी याद है, क्योंकि कहानी मेरी है। बस थोड़ी मैं लेट हो गई और मुझे क्या ज़रूरत थी इतनी इसके ताने सुनने की। मुझे लगा लोग क्या बोलेंगे, दूसरी शादी भी नहीं चला पाई। इसने तो ये बोला था हेमा हम दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं करेंगे, यश हमारे लिए बहुत है। उसी यश को मेरे से दूर कर दिया 3 महीने। गाली देता था उसको। मेरा बच्चा भी डिप्रेशन में चला गया था। मैं यहाँ मर रही थी। अप्रैल में बच्चा मेरे से दूर हुआ था। 19 जुलाई को मेरे पास आया था। आप सोचो कितने महीने मेरे से दूर था बच्चा, कितने महीने दूर था। मेरे पास ऑप्शन था या तो बच्चा या तो शादी। मैंने अपनी शादी बचाने के लिए मेरे बच्चे को बहन के घर पे रखा। मेरे बहन के घर को नर्क बोला गया। तेरी बहन का घर जो है नर्क है। मेरी माँ को गाली दी गई है। कल वापस से दिखाऊंगी प्रूफ के साथ। सब बातों का जवाब मिलेगा। और मेरे को इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस हाल में हूँ वैसे ही आऊँगी, क्योंकि सच है। सच को किसी आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लास्टली जो भी कहना चाहें आप, आपकी जो भी अपील हो या जो भी आप मैसेज देना चाहें गौरव को या ऑडियंस को। गौरव, गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने शादी की। गलती मेरी है कि मैंने तुमसे क्यों शादी की। शायद मैं भी थोड़ा सा तुम्हारे बारे में जान लेती। तुमने जो बोला था मैं यश को बहुत प्यार दूंगा, उस पर बहुत ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा ना करती। जब पहली बार तुमने मेरे मुंह पे थूका था 22 जून 2022, आईपीएल था और तुम मैच देखने गए थे। काश उस वक्त मैं एक्शन ले लेती। और ये एक बार नहीं थूका तुमने, कौन सी डेट को थूका है, किस कंट्री में थूका है, किस शहर में थूका है, सब लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे मुंह पे तो थूका है ना। फिर भी मैंने देख कुछ नहीं बोला। फिर भी मैंने भरोसा किया कि शायद इंसान चेंज हो जाते हैं। दारू पी के तुमने मुझे मारा, तुम्हें सुबह याद ही नहीं रहा। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। रिश्तेदारों के सामने तुमने मुझे जलील किया। भिखारी थी ये, भिखारी। तुमने मेरा पब्लिकली मजाक बनाया कि तुमसे शादी से पहले मैं बहुत छोटे घर में रहती थी। तो रहती थी, अपने दम पे रहती थी। मैं तेरे से मांगा तो नहीं था। तेरे को मैं पसंद आई थी, तुम मुझे पसंद नहीं आए थे। तुमने बोला ना हम एक साइट पे मिले थे। सबसे पहले मैसेज किसने किया था ये बता दे। तुम वहाँ लड़की को ढूंढ रहे थे, मैं नहीं ढूंढ रही थी। तो मैंने तो ऐसे बना दिया था कि भैया ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन तुमने मुझे मैसेज किया था 8 जुलाई। मैंने नहीं तुमको किया था 8 जुलाई के बाद। उसके बाद फिर तुमने मुझे मैसेज किया था। मैंने कभी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर तुमने मुझे मैसेज किया था 8 सितंबर को। मैं तिरुपति बालाजी थी। 7 सितंबर को तुमने मुझे मैसेज किया था, शर्मा जी आप हमेशा बिजी रहते हो, कभी तो वक्त निकालो। 8 जुलाई से लेकर सितंबर तक कितना लंबा पीरियड है। अगर मैं आदमी ढूंढ रही होती ना पैसे के लिए तो मैं तुमको सामने से फ़ोन करती। 8 सितंबर को मैंने पहली बार बात की थी और उसके बाद भी फिर तुमने ही बातों पे बात की। मेरी तरफ से कभी ये नहीं आया कि हाँ